Assalamu alaikum. This is your same tutor Ikra Beg here. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. We were discussing chapter 10 of class 10th biology Punjab textbook board. So the chapter 10 was concerned with gaseous exchange in plants and humans, and we were discussing about gaseous exchange in humans. So our today's topic is concerned with mechanism of breathing. We have so far discussed about breathing mechanisms and whole of the process and organs related to the process of breathing in humans, and we have also studied about the lungs. Now we have to discuss the mechanism, the basic process by which human beings breathe. So this is basically the physical movements. All the physical movements concerned with the gaseous exchange in human is known as breathing. All the physical movements, वो सारी जो physical हरकत हैं organs की जो आपको चाहिए गैसों के तबादले के लिए इंसानों में, उनको आप breathing कहते हैं. ठीक है जी. अब जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, बेसिकली ये टू मेन प्रोसेस में डिवाइड हुआ है. ठीक है. फर्स्ट इज इनहेलेशन और इंस्पायरेशन. एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन. इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर खींचना. एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस बाहर निकालना. बेसिकली देयर आर सम मेन प्रोसीजर्स विच आर कंसर्न, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है. सबसे पहले कि रिब मसल्स क्या कर रहे हैं दोनों प्रोसीजर्स में. ठीक है. उसके बाद रिब्स क्या कर रही हैं, डोम शेप्ड जो डायाफ्राम है उसकी शेप में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं. एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं. मैंने आपको बताया था थोरेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी को कहते हैं. एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी इधर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. प्रेशर ऑन लंग्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि जो आपके फेफड़े हैं उन पे हवा का क्या दबाव आ रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है. ये हम दोनों प्रोसीजर्स में देखेंगे. लंग्स खुद क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखेंगे. उनके ऊपर जो आगे फर्दर अगर हम देखें तो एयर का जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, मतलब आया हवा बाहर से अंदर आ रही है या अंदर से बाहर जा रही है, किस तरह से ये मैकेनिज्म काम कर रहा है ये देखेंगे. ठीक है. तो दीज आर बेसिकली 1 2 3 4 5 6 and 7 areas. Muscles are concerned. तो इनहेलेशन या इंस्पायरेशन के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकड़ जाते हैं. ठीक है जी. और एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन के दौरान ये एक्सपैंड करते हैं, अपने साइज से बड़े हो जाते हैं. ठीक है जी. उसके बाद रिब्स जो हैं वो रेस करती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं. ठीक है. और यहाँ पर बैक टू पोजीशन आ जाती हैं, जिस जगह पे वो थोरेसिक कैविटी में पड़ी हुई है ना वहां पे वापस आ जाती हैं. ठीक है जी. उसके बाद अगर आप बात करें रिब्स की तो वो रेस कर गई, यहाँ पर बैक टू पोजीशन आ गई. डोम शेप डायाफ्राम की बात करें तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है. मतलब सुकड़ जाता है और लोअर डाउन होता है, अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे आ जाता है अपनी शेप में.
ठीक है, यहां पर एक्सपैंड करता है, फैलता है एंड मूव्स अप। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम एरिया ऑफ थोरैसिक कैविटी की बात करें ना, तो इसके अंदर एरिया ऑफ थोरैसिक कैविटी बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड, और इसके अंदर डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज, कम हो जाता है। वो भी मैं वजह आपको भी समझाती हूँ क्यों हो जाता है ऐसा। लंग्स क्या करते हैं आपके, वो एक्सपैंड करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। उसके बाद जो एयर प्रेशर है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है इनहेलेशन में, और एक्सपायरेशन में इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि एयर मूवमेंट क्या होती है, एयर फ्रॉम आउटसाइड मूव्स इन। यहां पे क्या होता है, फ्रॉम इनसाइड मूव्स आउट, अंदर से बाहर चली जाती है। तो बेसिकली सारा प्रोसीजर क्या है कि इनहेलेशन में रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या करती हैं, जो आपकी पसलियां वो ऊपर की तरफ आती हैं। अगर आप सांस अंदर खींचते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी पसलियां ऊपर की तरफ उठी हैं। डूम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ जाता है, और उसका जो नीचे ये हिस्सा है ना, ये डूम शेप जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ आता है। थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही देखे ना आपके पसलियां ऊपर को उठी, डूम शेप डायफ्राम ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब है जो नीचे पेट का हिस्सा था थोरैसिक कैविटी का, चेस्ट कैविटी का जो पोर्शन था वो खुद बहुत इंक्रीज करेगा। लंग्स के ऊपर प्रेशर डिक्रीज करता है, ठीक है, और लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। मूवमेंट क्या होती है, एयर, क्योंकि जितने ज्यादा एक्सपैंड करेंगे हवा उतनी तेजी से बाहर से अंदर की तरफ आएगी, और जो एयर डिफरेंस है उसको कम करेगी। तो बेसिकली इंसलेशन में देखें तो आपके रिब मसल्स एक्सपैंड कर जाते हैं, सांस बाहर निकालें तो खुद ब खुद आपकी जो रिब्स हैं वो थोड़ी एक्सपैंड करके रिलैक्स हो जाती हैं, रिब्स अपनी पोजीशन पे वापस आती हैं, डूम शेप डायफ्राम एक्सपैंड करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। थोरैसिक कैविटी का एरिया कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो डूम शेप डायफ्राम है ये एक्सपैंड किया हुआ है। लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, बात हो रही है कि जो आपका सांस लेने का अमल है वो आप 1 मिनट में कितनी दफा कर रहे हैं। तो इसकी 2 सिचुएशंस हैं, एट रेस्ट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। क्या होता है, रेस्ट में जो है वो 16 to 20 टाइम्स होता है आपका ब्रीदिंग रेट, मतलब 16 से 20 मरतबा आप पर मिनट सांस ले रहे होते हो, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज में ये 30 to 40 मिनट्स टाइम्स पर मिनट हो जाता है। बेसिकली इसमें जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो ये है कि ब्रीदिंग तो इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा कोई किसी हद तक इनवॉलेंटरी है, मतलब इसके ऊपर हमारी कोई मर्जी नहीं चलती। आप 2, 4 या 1 या 1.5 मिनट तक अपना सांस रोक सकते हैं। उसके बाद आपका जो फेफड़े होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है आपकी ब्रीदिंग को, क्योंकि इनवॉलेंटरी एक्शन है ना। तो जैसे ही एक्सरसाइज के दौरान आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है ना, तो आपका ब्रेन फौरी अलार्म करता है आपकी बॉडी को कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है। ब्रीदिंग तेज हो जाती है, फास्ट, बड़ी फास्ट हो जाती है ब्रीदिंग रेट, ताकि जो मैक्सिमम ऑक्सीजन है उसको इन्वायरमेंट से वो अपने अंदर ले जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर इकट्ठी हो गई है उसको अपनी बॉडी से एक्सपेल कर दे और ऑक्सीजन को अपने अंदर ब्लड के अंदर फिक्स करा दे। तो ये सारा मैकेनिज्म आपका ब्रेन बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये किसी हद तक जो है इनवॉलंटरी एक्शन कंसीडर किया जाता है। अब अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ये आपका जो हम पहले बना रहे थे, नेजल कैविटीज थी और ओरल कैविटी थी, ठीक है।
ठीक है, एक हम लोग बना रहे हैं इन्फ्लेशन के लिए और एक एक्सपायरेशन के लिए। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, एयर इनसाइड मूव करती है, ये एयर है बाहर से, ठीक है। आपकी जो रिब्स हैं ये रेज कर जाती हैं, रेज्ड अप, ठीक है। और जो आपका डायाफ्राम है दैट मूव्स डाउन। तो ये किस में हो रहा है, बेसिकली ये इंस्पायरेशन में होता है, ठीक है। इसी वजह से जैसे वो नीचे की तरफ मूव करता है आपका जो डायाफ्राम है, तो जो आपकी थोरेसिक कैविटी है उसका एरिया कम हो जाता है। अब अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की, तो उसके अंदर रिब्स जो होती हैं वो एक्सपैंड कर रही होती हैं, ठीक है, लोअर डाउन हो जाती हैं, क्योंकि हवा बाहर मूव कर रही है, ठीक है। तो जो आपका बेसिकली यहाँ पे डायाफ्राम है ना, वो काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मूव्स अप। एक्सपायरेशन, ये आपकी रिब्स दोनों तरफ, ठीक है, ये आपका डायाफ्राम। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एयर जब मूव करती है इनवर्ड, तो रिब्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, और जो होती है इंस्पायर हो जाती है एयर, और यहाँ पे जो थोरेसिक कैविटी है वो कम हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, रिब्स लोअर डाउन होती हैं, एयर बाहर की तरफ मूव कर जाती है इंस्पायरेशन में, और थोरेसिक कैविटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है अपने साइज में, ताकि मैक्सिमम स्पेस वो प्रोवाइड कर सके जो है एयर को इनहेल करने, एक्सपेल करने के लिए अपनी बॉडी से बाहर, ठीक है। दीज वर द टू मेन डायग्राम्स। अब फर्दर एक टेबल डिस्कस किया हुआ है आपकी बुक के अंदर, जिसमें उसने एयर की जो है क्वालिटी के बारे में बताया है। ये थी गैसेस, ठीक है। फिर फर्दर साथ इनहेलेशन में क्या हो रहा है, परसेंटेज उनकी क्या है, और एक्सहेलेशन में क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कंसर्न्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नाइट्रोजन की बात की गई है, ठीक है, फिर वाटर वेपर्स की बात हुई है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स की बात हुई है, और टेम्परेचर की बात हुई है। तो जहां तक ये तीन गैसेस कंसर्न हैं, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज इनहेल्ड एयर में 21% है और एक्सहेल्ड एयर में 16% है। इसका मतलब है कि जब आप एयर इनहेल कर रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन रिच होती है, और इसकी परसेंटेज 0.04% है इनहेल एयर में, तब भी कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन साथ आ रही है, लेकिन वो इसकी निस्बत बहुत कम है। और नाइट्रोजन की बात करें तो वो दोनों लेवल्स पे, ये यहाँ पे 79% ही रहेगी, ठीक है, इसकी परसेंटेज कांस्टेंट है। वाटर वेपर्स की अगर बात की जाए ना, तो इनहेल्ड एयर में वेरिएबल होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन जो एक्सहेल हो रही होती है एयर, वो आपकी बॉडी से होकर गई होती है, सैचुरेटेड होती है वाटर वेपर्स के साथ, रिच होती है वाटर वेपर्स के साथ। उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स अगर इनहेल्ड एयर में देखें ना, तो वेरिएबल हैं, मतलब पता नहीं कितनी क्वांटिटी में होंगे, लेकिन जब बॉडी से बाहर जा रही होगी एयर, तो उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होगा। जब एयर बाहर से आप अंदर लेके जाते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो,
तो उसका टेम्परेचर वेरिएट करता है अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट। लेकिन जैसे ही वो एक्सहेल होगी आपकी बॉडी से बाहर, तो वो आपके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक एक्सहेल होगी। जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से वो एक्सहेल होगी, उतने ही टेम्परेचर के ऊपर। तो बेसिकली गैसेस की कंसंट्रेशन डिफरेंशिएट करती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान। वाटर वेपर्स की जो कंसंट्रेशन है वो डस्ट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की कंसंट्रेशन। तो ये टेबल आपकी बुक में दिया गया है। तो बेसिकली अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को देखें ना ह्यूमंस में, तो लंग्स, रिब मसल्स और डायाफ्राम एक बेसिक जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन इस सारे मैकेनिज्म को इनवॉलेंटरली कंट्रोल कर रहा है। So this was all about today's lecture. Kindly keep us in your prayers and keep your faith in Allah. Allah will help us out from every situation, inshallah. Subscribe my channel, like my videos and share with your friends. Thank you so much.